क्लास 6 ये टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट हिस्ट्री ऑफ योर क्लास। और आज मैं कुछ डॉक्यूमेंट भी आपको एक दो पेज शेयर करूंगा। यू नोट डाउन दोज क्वेश्चन आंसर्स इन योर कॉपी, और उसमें वर्ड मीनिंग्स भी है। फिर रीडिंग वीडियो भी मैं शेयर करूंगा एक दो दिन में। उससे पहले आप ये फर्स्ट चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये बहुत सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है इसमें। और दिस इज़ द लास्ट ऑफ दोज 3 बुक्स जो दैट यू हैव बीन रीडिंग सिंस क्लास 4, इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री 3, 4, 5। तो पहला जो चैप्टर है इसमें, लेट्स कम टू दैट, जॉर्ज वॉशिंगटन। तो इसके बारे में थोड़ा सा आज पढ़ लेते हैं। अब ये जॉर्ज वॉशिंगटन कौन है और क्यों इसके बारे में पढ़ना है। तो वी हैव बीन रीडिंग अबाउट ग्रेट पीपल, 2 बुक में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये जॉर्ज वॉशिंगटन कौन है, इसके बारे में हम लोग क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो इस बुक में 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझने की है, जो हमको पढ़ना है और जो हमको बहुत काम आने वाला है आगे भी। 7th इन क्लास 8th, तो अगर आप अभी अच्छे से पढ़ लेंगे तो वहाँ आपको बहुत आसानी आ जाएगी। तो जॉर्ज वॉशिंगटन से पहले हम लोग पढ़ते हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन, हम लोगों ने अमेरिका का नाम सुना है, और अमेरिका से पहले हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, 2 कॉन्टिनेंट का नाम सुना। वी हैव हर्ड अबाउट दिस कॉन्टिनेंट्स। अब वर्ल्ड का मैप बनाएं तो ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, यहाँ तक एशिया है पूरा, एंड दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका। ये एक रफ मैप है आपका। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। देखिए याद होना चाहिए, आप लोग वहाँ पढ़ोगे तो काम आएगा। ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अंटार्कटिका है, दिस इज़ अटलांटिक ओशियन, एंड दिस इज़ मेडिटेरेनियन सी। और यहाँ पे ये मिला हुआ है, यहाँ पे सुएज कैनाल बना है, यहाँ पे सऊदी अरब वगैरह है, इधर इसी में नीचे आएगा तो इंडिया है, ये अफ्रीका है। और ये नॉर्थ अमेरिका का जो ये मेजर पोर्शन है अभी, इसको बोलते हैं USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पे पहले लोग इधर बसे हुए थे, इस साइड में, ईस्ट कोस्ट है इसका, ये अटलांटिक ओशियन का। और ये यहाँ पे इंग्लैंड है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ब्रिटेन। और यहाँ से लोग आए थे, इधर ही फ्रांस है और स्पेन है, पोर्टुगल है। तो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्रिस्टोफर कोलंबस आया था यहाँ से। फिर उसके बाद बाकी यूरोपियंस ने रूट देखा, वो लोग इधर आए थे, तो कुछ लोग यहाँ भी पहुँचे, तो कुछ सेटलर्स यहाँ आ गए थे, तो यहाँ पे लोग बसे हुए थे। ये बाद में यही पोर्शन जो है, इसका जो मैक्सिमम पोर्शन है, मेजर पोर्शन, यूनाइटेड स्टेट्स USA बना। तो ये जो अमेरिका हम लोग बोलते हैं जनरली, तो हम लोग बोलते हैं USA को, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड मतलब होता है बहुत सारे चीज़ों को जोड़ कर बनाया हुआ। जैसे ये आपका मुट्ठी जो है यूनाइटेड है, 5 फिंगर्स को हमने मिला दिया तो ये एक बन गया मुट्ठी। तो दिस इज़ कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन आप इसको खोलेंगे तो इसमें देयर आर 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिंगर्स, सब अलग अलग तरह का फिंगर है, अलग अलग थिकनेस है, अलग अलग उसकी लंबाई है। तो वैसे ही USA इज़ ए यूनियन, ये बहुत सारा स्टेट्स का यूनियन है। जैसे इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ 28 स्टेट्स, बहुत सारा स्टेट, बिहार, बंगाल, केरला, वैसे मिलाकर इंडिया एक कंट्री बना हुआ है। वैसे ही उस टाइम में अमेरिका में भी बहुत सारे स्टेट्स थे जिनको मिला के कंट्री बना, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इसको हम लोगों को हिस्ट्री में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हिस्ट्री में 3 चीज़ के बारे में हमको, जैसी दुनिया अभी बनी है, जैसे समाज में भी हम लोग रह रहे हैं, इंडिया में डेमोक्रेसी है और सरकार चुनते हैं हम लोग, और जो स्ट्रक्चर बना हुआ है गवर्नेंस का, जिस तरह से सरकार बनती है, जिस तरह से इकोनॉमी चलती है, जिस तरह से हम लोग स्कूलिंग सिस्टम है, और भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो बना हुआ है पूरी दुनिया में, ये अभी जो है मॉडर्न वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, हर जगह का बना हुआ है। तो 3 चीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। हाल फिलहाल में दुनिया में 3 चीज़ें हुई हैं जिसने पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस किया है। पहला उसमें कहा जाता है अमेरिकन रिवॉल्यूशन, दूसरा कहा जाता है आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और तीसरा कहा जाता है बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, रशियन बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। और उसके बाद इसके बेस पे फिर चाइना में आया, बहुत जगह आया। तो ये 3 चीज़ों के बारे में, तीनों चीज़ों के बारे में हमको इस किताब में पढ़ना। वी हैव डिफरेंट चैप्टर्स। तो पहला चैप्टर जॉर्ज वॉशिंगटन का है, जिसमें हम लोग अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आगे इसमें चैप्टर है नेपोलियन का, उसमें हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके आगे एक चैप्टर है लेनिन का, जिसमें हम लोग बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमारी दुनिया जैसी है उसको वैसा बनाने में
इन तीनों रिवॉल्यूशंस का, रिवॉल्यूशन मतलब होता है बड़ा चेंज, बड़ा बदलाव, इन तीनों बदलाव का बहुत बड़ा हाथ है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ऊपर वाले नंबर पे अमेरिकन रिवॉल्यूशन, और अमेरिकन रिवॉल्यूशन से नाम जुड़ता है जॉर्ज वॉशिंगटन का। तो सोचिए कितना इम्पॉर्टेंट आदमी है। तो ये सिर्फ अमेरिका के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, पूरी दुनिया के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब ये अमेरिकन रिवॉल्यूशन क्या था ये मेजर चेंज, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जॉर्ज वॉशिंगटन कौन थे और जॉर्ज वॉशिंगटन का नाम अमेरिका से कैसे जुड़ा, इसको शॉर्ट में हम लोग देखेंगे। तो अमेरिका जब हम लोग बोलते हैं तो वी कॉल इट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका, वी आर इन फैक्ट टॉकिंग अबाउट द कंट्री अमेरिका, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जैसे अभी प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उससे पहले ट्रम्प थे, ये अमेरिका हम लोग बोलते थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, एक्चुअली में यूएसए के प्रेसिडेंट है। यूएसए इज़ ए यूनियन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स हैं, उनको मिलाकर एक कंट्री बना हुआ है। और जैसे पार्टीशन के वक्त इंडिया जब आज़ाद हुआ था इन 1947, तो इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 2 कंट्रीज़, इंडिया एंड पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान भी डिवाइड हो गया बांग्लादेश में, तो 3 कंट्री बन गया 1970 तक आते आते। लेकिन अमेरिका में भी ऐसा ही हुआ था, अमेरिका जब आज़ाद हुआ था तो इट वाज आल्सो बिकमिंग 13 डिफरेंट कंट्रीज़। लेकिन इंडिया की बदकिस्मती की ये कि इंडिया में जॉर्ज वॉशिंगटन के जैसा आदमी 1947 में नहीं था। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, बट ही वॉज नॉट लाइक जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन केप्ट हिज कंट्री यूनाइटेड, 13 डिफरेंट कॉलोनीज थी, 13 डिफरेंट स्टेट्स थे। आज़ादी, किससे आज़ादी की लड़ाई वो लोग लड़ने के बाद उन्होंने उसको पूरा मिलाकर एक कंट्री बनाया, और उसके पहले प्रेसिडेंट हुए। तो ही इज़ कॉल्ड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ही इज़ द फाउंडर, आप कह सकते हैं फाउंडर थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। बहुत बड़ा अचीवमेंट क्या है कि उन्होंने ही केप्ट द कंट्री यूनाइटेड, उन्होंने 13 डिफरेंट कॉलोनीज़ को, स्टेट्स को, अलग अलग तरह के कॉलोनीज़ थी, एक दूसरे से आपस में लड़ती थी, सबको मिला के एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाया। स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री, मतलब बाप बना हुआ है दुनिया का, इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाया। तो जॉर्ज वॉशिंगटन नहीं होते, उसके बाद में एक और प्रेसिडेंट वहाँ पे आए, अब्राहम लिंकन, ये 2 आदमी नहीं होते तो कंट्री वैसा नहीं होता जैसा वो है, जितना पावरफुल अभी है। तो आप सिर्फ उसके पावर को देखते हैं, उसके पीछे कितनी मेहनत है और उसके पीछे कितने बड़े बड़े लोग लगे, उसको हम लोग कम देखते हैं। तो जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज द फादर ऑफ द नेशन ऑफ यूएसए, यूएसए इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। George Washington was the founder of USA, George Washington was the first president of USA, और USA का जो कैपिटल है वाशिंगटन DC, वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इट इज़ ऑल्सो नेम्ड ऑन जॉर्ज वॉशिंगटन, ये भी उसी के नाम पे, इनके फादर ऑफ नेशन के नाम पे रखा गया है। बहुत ही रिस्पेक्टफुल फिगर है। तो अब ये कौन थे, तो आप, मैं थोड़ा सा मैप फिर से बनाता हूँ। ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये पनामा इसमें से जुड़ा हुआ है, ये आप लोगों ने मैप में पढ़ा होगा। और ये यहाँ पर आप देखेंगे, ये यूरोप है, ये आपको स्पेन पोर्टुगल है, ये अफ्रीका है, यहाँ से लोग आए थे, इन्होंने रास्ता खोजा। अब यहाँ पे ब्रिटेन है, और यहाँ पे आपको ये फ्रांस है, इटली है, और भी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, इधर जर्मनी है। तो जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने इधर का रास्ता खोज लिया, ये अटलांटिक ओशियन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप देखिएगा अटलांटिक ओशियन है। तो जब क्रिस्टोफर कोलंबस व्हेन ही फाउंड अ न्यू रूट, पहले इधर के लोगों को पता था कि पता नहीं इधर दुनिया है भी कि नहीं है, तो फिर गैलीलियो ने बताया कि अर्थ इज़ राउंड, तो फिर आप लोग पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, मैगेलन गया और कौन कौन लोग गए, उन्होंने देखा कि अर्थ राउंड है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस के दिमाग में आया कि इंडिया पहुंचना है, तो इधर से भी जाएंगे तो घूम कर पहुँच जाएंगे, और वो इंडिया को खोजने के चक्कर में एक नया कॉन्टिनेंट खोजा। फिर एक अमेरिको नाम के एक इटालियन गए, और उनके नाम पे ये उन्होंने नॉर्थ अमेरिका को खोजा, ये कॉन्टिनेंट को मेजरली उन्होंने खोजा, तो उनके नाम पे अमेरिका इसका नाम पड़ गया, अमेरिको वेस्पुसी। तो यहाँ से लोग आए, यहाँ से लोग आए, फ्रांस लोग आए, जर्मनी से, स्कॉटलैंड से, तो इंग्लैंड से भी लोग आकर यहाँ पे बसने लगे, क्योंकि लगा इनको कि यहाँ पे बहुत सारे फार्म हाउसेस खाली हैं। यहाँ पे पहले जो लोग रहते थे उनको नेटिव्स बोलते थे, रेड इंडियंस बोलते थे। तो ये लोग जो रहते थे, तो यहाँ के लोगों को लगा कि बहुत फर्टाइल है और बहुत सारा मिनरल्स है, बहुत कुछ है, और यहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया था, फैक्ट्रीज बनने लगी थी। तो इन लोगों को लगा कि अब हमको नया मार्केट खोजना चाहिए, नए जगह जाना चाहिए। तो ये ब्रिटेन के लोग, फ्रांस के लोग इधर आने लगे थे और यहाँ पे बसने लगे थे। यहाँ छोटी छोटी कॉलोनीज़ बना चुके थे ये लोग, 13 डिफरेंट कॉलोनीज़ ईस्ट एरिया पे,
अमेरिकन नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ईस्ट साइड पे 13 कॉलोनीज़ बस गई थी और बहुत सारे लोगों ने इसमें नेटिव्स को हरा भी दिया था। यहाँ के जो आम लोग थे उनको मार के भगा भी दिया था या उनको अपने खेतों में काम वाम पे लगा दिया था। तो जॉर्ज वॉशिंगटन के भी जो दादा थे, जो पेरेंट्स थे, जो फादर थे, ग्रैंडफादर थे, वो लोग भी ब्रिटिश थे। वो लोग ब्रिटेन से यहाँ पर आ गए कर बस गए थे और यहाँ पे बड़ा बड़ा फार्म हाउस था और यहीं पे बस गए थे, यहीं कर होकर रह गए थे। तो दे वर एक्चुअली ब्रिटिश, हिज फोर फादर्स वॉज ब्रिटिश एंड दे केम एंड सेटल्ड हियर इन द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। यहाँ पे वो रहने लगे। बहुत बड़ा फार्म हाउस था, बहुत पैसे वाले थे, लॉट्स ऑफ मनी और बहुत लग्जरियस लाइफ थी, कोई दिक्कत नहीं थी। इतने में यहाँ पे कुछ दिनों के बाद जब ये यंग थे, इधर से एक और यूरोपियन कंट्री है फ्रांस। तो ब्रिटेन और फ्रांस दोनों लोग यहाँ पहुँचे हुए थे। तो कुछ कॉलोनीज़ में लड़ाई चल रही थी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। हर जगह लड़ाई चलती थी कि कौन इस एरिया पे कब्जा कौन करेगा। समझो दो गुंडे हैं, लड़ रहे हैं कि कौन ज़्यादा माल लूटेगा। तो ब्रिटेन एंड फ्रांस वर फाइटिंग इन अमेरिका। यहाँ पे नहीं लड़ रहे थे लोग, दूसरे के घर में जाकर लड़ रहे थे कि कौन यहाँ सामान ज़्यादा लेगा। तो देयर वॉज अ वॉर ऑफ सुप्रीमेसी गोइंग ऑन बिटवीन द ब्रिटिश पीपल एंड फ्रांस पीपल टू कैप्चर मोस्ट पार्ट ऑफ दिस नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पर स्पेन का था कब्जा, वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में, या पढ़ा होगा साइमन बॉलीवर। ये सेकेंड स्पेन का था, यहाँ स्पेनिश वगैरह थे यहाँ पे इन दोनों में वॉर ऑफ सुप्रीमेसी थी। इस वॉर में ये वॉशिंगटन भी फाइट किए थे। वॉशिंगटन वॉज ऑल्सो फाइटर, ही वॉज अ सोल्जर, क्योंकि इनके पेरेंट्स, इनके जो आबा व अजदाद थे, इनके जो फोर फादर्स थे, दे वर ब्रिटिश। तो ही फॉट ऑन द साइड ऑफ ब्रिटिश के साइड पे जॉर्ज वॉशिंगटन लड़े अगेंस्ट फ्रांस। और ये लड़ाई हुई और इस लड़ाई में फ्रांस को पीछे हटना पड़ा और ब्रिटेन का मोस्ट ऑफ द एरिया पे कंट्रोल हुआ। और इस लड़ाई में ये आपके बुक में दिया हुआ है, जनरल ब्रैडॉक के लीडरशिप में काम किया इन्होंने। ये बूढ़ा एक लीडर था, क्योंकि ये लड़ाई फ्रांस बाद में समझौता हुआ तभी पीछे हटना पड़ा, वरना बहुत परेशानी में डाल दिया था ब्रिटेन को फ्रांस ने यहाँ पे। तो जनरल ब्रैडॉक जो था, एक बूढ़ा जनरल था, एक पुराने ख्यालात का आदमी था। उसमें जॉर्ज वॉशिंगटन ही हैड न्यू आइडियाज़। उन्होंने बहुत सारा सजेशंस दिया जनरल ब्रैडॉक को कि आप यूनिफॉर्म चेंज कर लो, आप ये जो बकल्स वगैरह लगाते हो दूर से दिखता है, उसका कलर चेंज करो, आप मेथड्स चेंज करो, आप नेटिव अमेरिकन्स जो है, यहाँ के जो नेटिव लोग हैं, लोकल लोग हैं, जो उनको यूज़ करो आप, तब आप फ्रांस को हरा पाओगे कि वो बेटर फाइटर्स हैं, दे आर बेटर हॉर्स राइडर्स, वो यहाँ पे जो एरिया है उसको अच्छे से नेविगेट कर सकते हैं। तो इन्होंने 2-3 सजेशंस दिया। तो यूनिफॉर्म चेंज कर लिए, क्योंकि इनका यूनिफॉर्म इतना ब्राइट था कि दूर से ही दिखता था, तो फ्रांस को पता चल जाएगा, फ्रेंच सोल्जर्स को, कि ब्रिटिश सोल्जर्स वहाँ पे छुपे हुए हैं, उन पर अटैक कर देगा। तो ये जनरल ब्रैडॉक ने बोला, अरे तुम लड़के फड़के हो, तुम्हारी बात का क्या भरोसा। उनकी बात को नहीं माना और इनकी बात को नहीं मानने से ब्रिटेन को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा इस लड़ाई में। तो खैर अल्टीमेटली फ्रांस और ब्रिटेन में बाद में कहीं पे डील हुई और उसके बाद ये ब्रिटेन का बहुत सारे पोर्शंस पे कब्ज़ा रहा इस पे, नॉर्थ अमेरिका पे। तो ये पहली लड़ाई जॉर्ज वॉशिंगटन ने लड़ी। ये लड़ाई ख़त्म हो गई, ब्रिटेन और फ्रांस में पीस डील हो गया। ये अपने फार्म हाउस में चले गए, आराम से रहने लगे। ही वॉज लीडिंग अ कंफर्टेबल लाइफ, गेम खेलते थे और फार्म हाउसेज में रहते थे। नेटिव अमेरिकन्स इसके यहाँ खेती करते थे, काम करते थे। बाद में क्या हुआ कि ब्रिटेन के जो लोग थे, यहाँ के लोगों पे, जो यहाँ पे सेटलर्स थे, इसमें कुछ ब्रिटिश थे, कुछ फ्रांस के थे, जो यहाँ पर आकर बस गए थे, उनके ऊपर जुल्म करने लगे। और नेटिव्स पे तो होता ही था, जो वहाँ के लोग थे, इनके ऊपर भी जुल्म करने लगे। इनके ऊपर जब जुल्म करने लगे तो इनके लिए अब जुल्म कैसे करने लगे, तो यहाँ से आते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट आती थी, अब ये लोग यहाँ पे उपजाए, यहाँ पे फार्मिंग किया, यहाँ पे पैसा कमाया। इनको बोलते थे कि हमको टैक्स दे दो ब्रिटेन में, तो टैक्स लेके चले जाते थे। बोलते थे कि हम पैसा लेके जाएंगे तो तुम्हारे एरिया में काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अररिया से टैक्स लेके गया दुकान वालों से, हम लोगों से, जॉब करने वालों से, सरकार टैक्स लेके गई कि हम तुम्हारे यहाँ हॉस्पिटल बना देंगे, तुम्हारे यहाँ ऐसा स्कूल बना देंगे, और हम रोड बना देंगे, तुम्हारे यहाँ नाला बना देंगे, और मालूम हुआ कुछ बना नहीं, वो सब पटना में बन गया, तो कितने दिन तक लोग बर्दाश्त करेंगे। तो वैसे ही ब्रिटेन से लोग आते थे, जो वहाँ की सरकार आती थी, यहाँ से टैक्स लेके जाती थी, बोलती थी अब तुम्हारे एरिया में काम करेंगे, और सारे पैसे से ब्रिटेन में डेवलपमेंट करवाती थी। तो गुस्सा था लोगों को। प्लस इस एरिया में जो कानून बनता था, उसका भी कानून बनाने में इन लोगों का कोई हाथ नहीं होता था। इनसे पूछा ही नहीं जाता था कि आप कौन से कानून को मानिएगा, कौन सा कानून आपके हिसाब से ठीक रहेगा। ये सारा कानून वहाँ बनाते थे, इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। मतलब इनके बारे में फैसला अररिया में कहाँ नाला बनेगा, ये सीधे दिल्ली से कैसे फैसला होगा,
यहाँ के लोगों से पूछा जाएगा ना, तो अमेरिकन से कुछ पूछते नहीं थे, ना इनका कोई आदमी वहाँ लेकर जाते थे, इनसे प्रॉफिट सारा लेकर जाते थे, सारा वहाँ लगा देते थे, यहाँ कोई काम नहीं करते थे। यहाँ की कंडीशन ख़राब होती जा रही थी, पे करते करते बदले में इनको यहाँ से कुछ मिलता नहीं था। तो धीरे धीरे इन लोगों में, ये मैक्सिमम उन्हीं के डिसेंडेंट थे, वही लोग आकर यहाँ बसे हुए थे, यूरोपियंस थे मैक्सिमम, उनके साथ ही ये लोग ऐसा कर रहे थे। नेटिव्स को तो छोड़ दिए, जो ओरिजिनल लोग थे उनके साथ तो और बुरा बर्ताव था। तो ये जब बढ़ने लगा, बहुत ज़्यादा लोगों में बेचैनी होने लगी, तो ये 13 डिफरेंट स्टेट्स धीरे धीरे दे स्टार्टेड गोइंग अगेंस्ट ब्रिटेन, ब्रिटेन के खिलाफ जाने लगे। तो समझिए कि ब्रिटेन ने इंडिया को भी गुलाम बनाया हुआ था, तो अमेरिका को भी गुलाम बनाया हुआ था। तो ये लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। जब कोई बोले कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव दो, वहाँ पे हमारा आदमी दो, तो हमारे टैक्स को लेके जा रहे हो तो यहाँ खर्चा करो, कम से कम 50%। तो ये लोग जो है वो उसकी बात मानते नहीं थे। तो फिर दे वर फोर्स टू यूनाइट, कि वो यूनाइट होकर सोचे। 13 डिफरेंट कॉलोनीज आपस में भी खूब लड़ते थे कि कौन ज़मीन पे ज़्यादा कब्जा करेगा। ये अलग लड़ाई इनकी यहाँ चलती थी, लेकिन इन्होंने सोचा कि अभी बिगर लार्जर इंटरेस्ट के लिए हम लोगों को ब्रिटेन से लड़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारा टैक्स लेकर जा रहा है और यहाँ पे कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं हो रहा है, हमारी कंडीशन दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, और हमारे लिए कानून वो लोग बैठ के बनाते हैं, हमारे लोगों को वहाँ नहीं रखते हैं, जो मन में आता है वो रूल बना देते हैं। तो दे स्टार्टेड कमिंग टुगेदर। ये 13 डिफरेंट कॉलोनीज़ धीरे धीरे साथ आने लगी। तो इसमें एक है बोस्टन टी पार्टी, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये उसको गुस्सा दिलाते थे ब्रिटिश को, ब्रिटिश इनको गुस्सा दिलाते थे, ब्रिटिश इनकी कोई बात नहीं मानते थे। तो इन्होंने भी सोचा कि हम भी ब्रिटेन की बात नहीं मानेंगे। उस टाइम में टी आता था, चाय, और उसको इन्होंने पूरे शिप को बोस्टन हार्बर पे इन्होंने पलटवा दिया, जो यहाँ के 13 डिफरेंट कॉलोनीज़ के थे। तो वो पूरा बर्बाद हो गया। इससे ब्रिटेन बहुत गुस्सा हो गया। उन्होंने बोला कि अब इसको लड़ाई करके सबक सिखाना होगा। इन्होंने भी बोला कि हम भी लड़ाई करके तुमको भगा देंगे, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुम हमको गुलाम बना के रखना चाहते हो। ये सारा झगड़ा जब बढ़ा तो अब लड़ाई शुरू हो गई दोनों में, ब्रिटेन और अमेरिका में। और इस लड़ाई को बोलते हैं अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई। तब इन्होंने सोचा कि अब 13 डिफरेंट लोग खुद ही आपस में लड़ते हैं, ये कॉलोनीज़, इन पर खुद ही बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है, इनके पास पुराने हथियार हैं, इनके पास ट्रेंड फ़ौज नहीं है, ये दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग फ़ौज थी, इनसे लड़ना इतना आसान नहीं है। तो किसको बुलाया जाए, किसको खोजा जाए। तो मालूम हुआ कि जॉर्ज वॉशिंगटन है, ब्रिटिश डिसेंट का है, वहाँ का है, लेकिन बहुत समझदार आदमी है, मिलिट्री की भी जानकारी है, फ़ौज की भी जानकारी है, हमारे एरिया की भी जानकारी है, अच्छा आदमी है, उससे बात करते हैं। तो दे केम एंड टॉक टू हिम एंड ही अग्रीड टू लीड देम, उनको लीड करने के लिए तैयार हो गए जॉर्ज वाशिंगटन फाइनली तैयार हुए। अब जॉर्ज वाशिंगटन के पास बहुत सारा चैलेंजेस था। पहला था कि ये जो फ़ौज थी इनकी कोई ऑर्गेनाइज्ड फ़ौज नहीं थी, कहीं लोग लड़ते नहीं थे, और ये दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग नेवी मानी जाती थी दुनिया में, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ़ौज, आधे से ज़्यादा दुनिया पे कब्ज़ा था, उससे लड़ने जा रहे थे ये लोग। तो जॉर्ज वाशिंगटन का था कि इतनी बड़ी फ़ौज से लड़ाई है हमारी। दूसरा, ये जो 13 लोग जो लड़ रहे हैं, 13 स्टेट्स, ये खुद आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, इसमें किसी भी बात पे इत्तेफाक नहीं होता है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ रहते हैं। तो इनको समझाना, इनको टुगेदर रखना, तो 2 हो गया। अब फिर इन्होंने अलग अलग प्लान्स बनाया, जॉर्ज वाशिंगटन ने बहुत सीरियसली लिया इसको, नेटिव्स को इन्वॉल्व किया, जो यहाँ के लोकल लोग थे उनको इन्वॉल्व किया। उसके बाद इन्होंने सोचा कि सिर्फ ब्रिटेन को अकेले तो हम लोग हरा नहीं सकते हैं, इतनी बड़ी फ़ौज है हमारे पास, ना उतने हथियार हैं, ना उतने लोग हैं, ना टेक्निक्स है, ना ये लोग इतना ट्रेंड है, तो हमको ट्रेंड फ़ौज चाहिए। तो इन्होंने, जॉर्ज वाशिंगटन ने फ्रांस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। फ्रांस को बदला लेना था कि ब्रिटेन उसको पीछे कर चुका था। कई जगह फ्रांस और ब्रिटेन की लड़ाई हो रही थी, उस टाइम में इंडिया में भी चल रही थी, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, टीपू सुल्तान के चैप्टर में। तो फ्रांस तैयार हो गया जॉर्ज वाशिंगटन को हेल्प करने के लिए, और फ्रांस का हेल्प लिया इन्होंने, पूरी पॉलिसी बनाई, केप्ट 13 स्टेट्स टुगेदर एंड फॉट ब्रेवली विद ब्रिटेन, और अल्टीमेटली ब्रिटेन को यहाँ से भागना पड़ा। दिस वॉज द एंड ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिका बिकेम इंडिपेंडेंट, अमेरिका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। मतलब ये 13 स्टेट्स आज़ाद हो गए ब्रिटेन के कब्जे से, अभी कंट्री नहीं बना था, अब आज़ाद हो गए, जंग जीत गए लोग, फ्रांस के हेल्प से समझौता हो गया, और ब्रिटेन इसको छोड़कर जाने को तैयार हो गया, बोला तुम लोग जैसे रहना वैसे रहो, हम तुम लोगों को छोड़ के जा रहे हैं। तो जॉर्ज वाशिंगटन ने फिर आराम की सांस ली, फिर इवेंट टू इस फार्म हाउस आराम से रहने लगे। अब ये हुआ कि जब ये 13 डिफरेंट स्टेट्स बन गए हैं, अब ये आज़ाद हो गए ब्रिटेन कंट्रोल से, अब कोई ब्रिटेन में कानून इनके ऊपर नहीं बनेगा, टैक्स इनको पे नहीं करना है,
तो अब ये लोग कैसे रहें साथ में। तो इन लोगों में खुद इनफाइटिंग होने लगी। तो कुछ समझदार लोग थे इसमें जो चाहते थे कि अगर हम इसी तरह से लड़ते रहें तो फिर आज ब्रिटेन ने कब्ज़ा छोड़ा है, कल कोई और कब्ज़ा कर लेगा, फ्रांस ही कब्ज़ा कर लेगा हमारे ऊपर, कोई और कंट्री साउथ अमेरिका वाले कर लेंगे, स्पेन कर लेगा। तो ये सब सोचे कि फिर से चलते हैं वाशिंगटन के पास। फिर से उसके पास गए, उसको बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो बोला आप क्या चाहते हैं? बोला कि हम लोग चाहते हैं कि हम मिल कर रहें, नहीं तो कोई भी हम पे कब्ज़ा कर लेगा फिर। तो ये काम आप ही कर सकते हैं। इन्होंने बोला जॉर्ज वॉशिंगटन ही जोड़ कर रख सकते हैं, क्योंकि लड़ाई के टाइम में आपने ही जोड़ कर रखा था सबको, दिस ओनली यू कैन डू। तो फिर जॉर्ज वॉशिंगटन तैयार हुए और ही केम टू फ्लोरिडा में एक 13 डिफरेंट जो कॉलोनीज़ थी, जो स्टेट्स थे, जो गुलाम थे सब ब्रिटेन के, जो अभी आज़ाद हुए थे, वो उनकी एक मीटिंग हुई फ्लोरिडा में। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना और उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेरिका के बारे में जो आप देखेंगे कि अमेरिका एक कंट्री होगा, कैसे गवर्न होगा, यूनाइटेड स्टेट्स होगा, सब एक साथ रहेंगे, तो किस तरह से रूल्स रेगुलेशंस होंगे और किस तरह से हम अपनी फ़ौज बनाएंगे। तो ये सारा डिस्कशंस हुआ और सब लोगों ने बोला कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, आपने लड़ाई में हमको लीड किया है, तो आप भी शुरू में हमारे कंट्री को लीड कीजिए। तो जॉर्ज वॉशिंगटन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देश को चलाया। अब था कि कोई कॉमन सेरेमनी नहीं थी, 13 डिफरेंट कोई फेस्टिवल नहीं था कॉमन, तो इनको एक साथ बनाना है। फिर प्रेसिडेंट एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट है, ये उनको बताना है, प्लस इनको प्रॉब्लम्स आपस में झगड़े थे उनको सुलझाना है, प्लस कुछ लोग समझ रहे थे कि 13 डिफरेंट कॉलोनीज़ का मालिक एक आदमी हो जाएगा तो वो डिक्टेटर हो जाएगा, उसको जो मन में आएगा वो करेगा। ये सारा एप्रीहेंशंस था। तो जॉर्ज वॉशिंगटन ने सारे प्रॉब्लम्स को अच्छे से हैंडल किया, ही हैंडल देम वेरी वेल, और धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड कंट्री उन्होंने उसको बनाया। फिर धीरे धीरे बाकी के भी कॉलोनीज़ पे इधर पे इनका कब्ज़ा होता चला गया, बहुत सारे लोग कंट्रोल में आए। तो ये अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बिल्डर कह सकते हैं, उसको बनाने वाला जॉर्ज वॉशिंगटन, बनाकर इसको इस्टेब्लिश कर देना, कंसोलिडेट कर देना। बाद में एक मेजर प्रॉब्लम अमेरिका में आई, जब ये अमेरिका 2 पार्ट में टूटने वाला था, तब अब्राहम लिंकन उस टाइम में थे और उन्होंने उस कंट्री को बचा लिया। दैट वी विल डिस्कस इन द चैप्टर अब्राहम लिंकन। तो अभी जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में आप शॉर्ट में इतना रखिए। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ही वॉज द फादर ऑफ द नेशन ऑफ अमेरिका। अमेरिका मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इट इज़ अ कंट्री इन द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, और ये कंट्री जो है बहुत सारे स्टेट्स हैं उनको मिलाकर बनाया गया है। शुरू में ओनली 13 डिफरेंट स्टेट्स थे, ये सब ब्रिटेन के गुलाम थे, एंड दे वर द डिसेंडेंट ऑफ यूरोपियंस। और इन लोगों ने फ्रांस के साथ हेल्प लेकर जॉर्ज वॉशिंगटन के लीडरशिप में ब्रिटेन से लड़ाई लड़ी और अपने कंट्री को आज़ाद किया। फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया फ्लोरिडा में, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में सारे स्टेट्स joined together, they became one country so that they could not be captured by any other country। वो पावरफुल होकर रहें, और जॉर्ज वॉशिंगटन को फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। उन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद बहुत सारा लॉज बनाया, बहुत सारा सेरेमनीज़ बना, मतलब अमेरिका को स्टेबल करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए, उसके पावर को कंसोलिडेट करने के लिए जितना कुछ वो कर सकते थे उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। 2 बार प्रेसिडेंट बने, तीसरी बार उन्होंने मना कर दिया। तो ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स दैट द वर्ल्ड एवर हैड। विल कीप इट हियर। अब आपको डॉक्यूमेंट भेजूंगा, उसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको याद भी कीजिएगा, और एक रीडिंग वीडियो में